नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। जवाब दो में आपका स्वागत है। वंशवाद और परिवारवाद कैसे एक पूरे के पूरे देश को डुबो देता है, इसका सीधा प्रसारण श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका में जनता की संपत्ति, देश की सत्ता, सब कुछ एक परिवार की मुट्ठी में सिमट कर रह गया था। पावर गेम पर परिवार ऐसे कुंडली मारे बैठा था जिससे जनता के कोटे में सिर्फ महंगाई और तबाही बची थी। व्यापार में विदेशी निवेश की बातें आपने सुनी होंगी। श्रीलंका में चीन ने राष्ट्रपति भवन तक में निवेश कर दिया था। जिस प्रेसिडेंट हाउस की तस्वीरें आप टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, ये ड्रैगन की दौलत से बनाया गया है। भारत में भी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ एक स्वच्छता अभियान चला रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे ही। श्रीलंका के हालात पर एक हैरान कर देने वाली खबर यह है कि राष्ट्रपति गोटाबाया फिलहाल समंदर के बीच में जाकर छिपे हुए हैं। पूरे देश में उनको जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां वो खुद को और परिवार को सेफ रखा समझते। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े बैग्स में काफी सामान भरकर नेवी के शिप से समंदर के अंदर चले गए हैं। आपको याद होगा कि ऐसी खबरें अफगानिस्तान से आई थीं, जब वहां के राष्ट्रपति प्लेन में बैठकर दूसरे मुल्क भाग गए थे। अब श्रीलंका का क्या होगा? क्या भारत उस आग को बुझाने के लिए आगे आएगा जो चीन से दोस्ती के चक्कर में श्रीलंका को जला रही है? आज इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से कल निजी जो मकान था प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे का, उसको आग के हवाले कर दिया आक्रोशित जनता ने। और राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें तो शायद इससे पहले आपने इस तरह की देखी नहीं होंगी कि कैसे उस भवन के अंदर घुसकर जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाया। श्रीलंका में इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक संकट है। इस संकट को दो तस्वीरों के जरिए जरा आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और अब खबर यह है कि राष्ट्रपति 13 जुलाई को अपना इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति ने अभी बीच समंदर में नेवी के शिप पर शरण ले रखी है। तो यह बड़ी खबर है, यानी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और जबकि राष्ट्रपति 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे और यह बात स्पीकर ने कही है, जो कि अभी फिलहाल राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व डिप्लोमेट्स हैं। पहले जरा मैं उनका तारुफ करवा दूं। शीलकांत शर्मा जी, उसके अलावा अशोक सज्जनहार साहब और एसडी मुनी हमारे साथ हैं। उसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी आस्थाना साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सज्जनहार साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो इस वक्त संकट श्रीलंका में है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सीधे सीधे? देखिए, आपने स्वयं कहा इस कार्यक्रम के शुरुआत में जो ये राजपक्षे परिवार की देन है। तो अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों से शुरुआत तो तभी हो गई थी जब महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे और फिर इसको आगे ले जाने में उनके जो छोटे भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, जो कि 2019 में राष्ट्रपति बने। तो मैं कहूँगा बिल्कुल पूरी तरीके से ये इसी परिवार की देन है जो श्रीलंका इस कगार पर, इस कंगाली के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और शीलकांत जी, जरा आप मुझे ये समझाइए कि अब पाकिस्तान की हमने हालत देखी, चीन से दोस्ती में क्या हाल पाकिस्तान का हुआ है। यहां पर भी हम श्रीलंका का भी वही हाल देख रहे हैं। हालांकि एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो तिरुवनंतपुरम गए थे। वहां उन्होंने कहा कि हमने हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट किया है और उनकी मदद करने की कोशिश की है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी हालात बने हुए हैं। हमारी उस पर पूरी नजर है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति भारत जो है वो अपनाए हुए है। देखिए, श्रीलंका की बात जैसा आपने कहा, उसमें तो भारत का बिल्कुल साफ रवैया है। भारत हमेशा तैयार है उनको मदद करने के लिए और ये कोई खाली सिर्फ शब्दे जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि एक्चुअल काम हो रहा है जितना अभी तक दिया है। और अभी आज ही की खबर है कि हमारे हाई कमिश्नर ने उनको कितने 40,000 टन फर्टिलाइजर्स उनको मुहैया करवाए हैं। तो ये भारत तैयार है उनको जो भी उनकी आवश्यकता है उनको पूरी करने के लिए। श्रीलंका जिस दौर से गुजर रहा है वो अप्रत्याशित है। ऐसा अभी तक हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुआ नहीं है। बहुत ही भयंकर स्थिति है वहां, क्योंकि जो लोग सड़क पे उतर आए हैं वो शांति प्रिय लोग रहे हैं, अहिंसक लोग रहे हैं, पर उनका जो आक्रोश है वो ये सत्ताधारी जो फैमिली थी और उसकी मनमानी और उसकी जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जो उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे, उनका फल ये लोग भोग रहे हैं। तो 3 महीने से देख रहे हैं। तो अब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे हमला किया। और ये हमला मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये फ्रांस की राजक्रांति के समान है, जहां पे कि लोग सड़क पे उतर आए थे और वहां पे राजा को भागना पड़ा था। वो लेकिन आज से 200-250 साल पहले की बात है। पर श्रीलंका में जो आज हो रहा है
वो वही हो रहा है कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास घर में फ्यूल नहीं है, और हर जो जरूरी चीज है वो उनको मुहैया नहीं है, जी और कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो जो कुछ बाजार में मिल रहा है वो बेतहाशा ऊट पटांग कीमतों से मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें लेकिन ये श्रीलंका छोटा देश है, आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, और सुशिक्षित लोग हैं, सामान्य तौर से शांतिप्रिय हैं, और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। इसलिए अभी तक उन्होंने पैसा कुछ नहीं कहा किया जो और दूसरे देशों में हो सकता था। पाकिस्तान की स्थिति बहुत फर्क है, वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, वहां फौज का जो जिसको कहना चाहिए चंगुल है, वो बहुत मजबूत है लोगों के ऊपर। तो वहां, और जैसा श्रीलंका में हुआ, अभी तक पुलिस ने थोड़ी बहुत गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस वाले भी लोगों के लिए उनके अंदर सहानुभूति है। पाकिस्तान में शायद ऐसा ना हो, कुछ हो तो वो उनकी फौज का तो इमेज दूसरी है बांग्लादेश में, जो कुछ उन्होंने किया आज से 50 साल पहले। तो इसलिए पाकिस्तान की स्थिति में शायद ना बने, लेकिन हमें कंपैरिजन करने का इस समय कोई औचित्य नहीं है। हमें तो श्रीलंका को ही देखना चाहिए, और किसी अन्य देश से कंपैरिजन करने का कोई प्रासंगिकता भी नहीं है। तो भारत की तरफ से हमें सिर्फ एक, जिसको कहते हैं, निर्द्वंद होके और बिना किसी संकोच के ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। मुनीर सर, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जरा ये समझाइए, इस तरह की स्थिति हमने सीरिया में देखी, इराक में देखी, अफगानिस्तान में देखी, लेकिन वहां वो तालिबानी लड़ाके थे, यहां आम नागरिक हैं, और शायद सब्र की इंतहा हो गई, तब जाकर उन्होंने ये स्टेप उठाया। इस तरह की तस्वीरें इससे पहले हमने नहीं देखी थी। और चीन की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है, और वो हमेशा से इस तरह का लालच देता है, इस तरह से सपोर्ट करता है, फिर अचानक हाथ खींच लेता है। और शायद ये समझने में श्रीलंका से गलती हुई है। देखिए, चीन भी एक फैक्टर जरूर है, लेकिन श्रीलंका में गलती हुई वहाँ के सत्ताधारी लोगों की वजह से। एक तो आपने परिवारवाद का नाम लिया। श्रीलंका में परिवारवाद बहुत सशक्त रहा है। भंडार नायक के फैमिली पहले राज करती थी, ऐसे सिचुएशन वहाँ नहीं आई पहले। तो ये जो सिचुएशन आई है वो राजनीतिक सूझबूझ की कमी की वजह से आई है। आर्थिक संकट को बिगाड़ा इस सरकार ने। ये सरकार निरंकुश ढंग से काम कर रही थी, ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और ये सरकार इनएफिशिएंट थी। और इसीलिए जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने ली, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बूमरैंग करी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वहाँ पैदा हो गई, और लोगों को खाने पीने का सामान मंगाने की, इंपोर्ट में जो पैसा चाहिए वो भी नहीं मिला। तो ये इस सरकार की एक श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अगर ये प्रेजेंट क्राइसिस के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल कहा जाए तो 30% तो उसमें मिसफॉर्चून है, क्योंकि कोविड आया, उसकी वजह से उनका टेररिज्म, उनका टूरिज्म सेक्टर इफेक्ट हुआ। बाद में टेररिज्म भी आ गया, उससे भी टूरिज्म सेक्टर उनका इफेक्ट हुआ। लेकिन 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी, जिसने टैक्स हटा लिए वहाँ से। वो फर्टिलाइजर्स आ रहे थे, उनके इंपोर्ट पे उन्होंने पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से टी का प्रोडक्शन, जो उनका मेजर एक्सपोर्ट आइटम है, वो कम हो गया। टेररिज्म, ये टूरिज्म से पैसा आना कम हो गया। तो और फिर उन्होंने इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया, यहाँ तक कि आज कह रहे हैं 57% इन्फ्लेशन वहाँ पर है। तो ये सरकार की नासमझी और गलत नीतियों की वजह से हुआ है, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गई है बहुत सीरियसली। बिल्कुल। तो पहले आर्थिक संकट था, वो राजनीतिक संकट के रूप में उभर कर आया है। आसाना सर, आपके पास जरा आप ये समझाइए कि हमने देखा कल जिस तरह से सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था, हालांकि उत्पात जरूर मचा रहे थे राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर, लेकिन कोई उस तरह की हिंसा की खबरें नहीं थी। देर शाम होते होते प्राइम मिनिस्टर का घर जलाया गया, उनका जो निजी आवास है उसको जला दिया गया। हमने देखा कि सेना कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट जनता को था, और ऐसा तो खबरें भी थी कि 400 पुलिसकर्मी बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही खतरनाक भी है, जिसको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये किसी भी देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा जब ये ऐसी हालत होती है। मेरे से पहले जब सभी पैनलिस्ट ने कारण बताए हैं काफ़ी, और मैं सब कारणों से सहमत हूँ। इतना जरूर कहा जाएगा कि राजनीतिक संकट और आर्थिक संकट
राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट ने राजनीतिक संकट को बढ़ाया, और राजनीतिक संकट ऐसा है वो अगर ठल भी जाए तो आर्थिक संकट इतनी जल्दी कम होने वाला नहीं है। इसलिए श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम ही नहीं है, लंबी प्रॉब्लम है। अभी इसमें अगर देखा जाए तो परिवारवाद के बारे में आपने कमेंट्री में बताया, बिल्कुल सही बात है। नीतियां गलत थी, इसमें भी कोई शक नहीं है, और कुछ उनकी किस्मत भी खराब थी। जैसे नॉन फॉर्मल इकोनॉमी है, टूरिज्म सेक्टर उनका एक ही मेन सोर्स है, जरिया है इनकम का, और बाकी नीतियों में से जो उनके निर्यात हैं उनको भी परेशानी हुई है, ये बात अलग है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा लेसन उभर के सामने आता है कि चीन से जिसने भी पैसा लिया, एक रेशियो माना जाता है कि अगर आपका जो उधार का रेशियो है और जो आपकी जीडीपी है, अगर वो गड़बड़ा जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा उधार ले लेते हैं, तो आप जाहिर है कि चीन के डेब्ट ट्रैप में घुस जाएंगे। अभी हालांकि बांग्लादेश की इनसे जो जीडीपी है वो 5 गुना है, लेकिन उनका लोन इनसे काफी कम है, इसलिए वो सेफ है। पाकिस्तान के केस में वही हालत है, तकरीबन यही हालत है, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी अगर अपने आप को संभाल नहीं पाया तो इसी हालत में जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि ये रेशियो गड़बड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि अभी क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जाहिर है कि ये 13 तारीख की बात कर रहे हैं कि मैं रिजाइन करूंगा। मेरे विचार से इन्हें अनाउंसमेंट अभी करना चाहिए, और इनको एक्चुअली अनाउंसमेंट बहुत पहले कर देना चाहिए था राष्ट्रपति को कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि राइटिंग तो थी ऑन द वॉल। बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूं आप ये कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति को अभी फौरन रिजाइन करना चाहिए। हालांकि 13 तारीख की डेट, जरा आज के कुछ विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा दें, किस तरह की तस्वीरें आज आ रही हैं। चूंकि बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करते हैं, तो आज बुद्धिस्ट जो हैं, बौद्ध भिक्षु, वो सड़कों पर एक तरह से शांति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा वो मस्ती का आलम आज भी राष्ट्रपति भवन में पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ है आम लोगों ने, और वहां पर आप देखें कि हाथ में श्रीलंका का फ्लैग लेकर खूब वहां जश्न मनाते लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच जो क्रिकेटर हैं सनत जयसूर्या, उन्होंने कहा कि मैं पूरा जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हूं और जीत निश्चित होगी। अब वो किस जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है। आप राष्ट्रपति भवन के अंदर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, हाथ में श्रीलंका का फ्लैग है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। और आप देखें किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल, वहां पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और ये तस्वीरें कल थी, आज भी लगभग कमोबेश वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो श्रीलंका का ये हाल है। हालांकि ये लोग खुश नहीं हैं, बेहद दुखी हैं जिस तरह से इन्होंने बुरे हालात का सामना किया इतने दिनों तक। सरकार का जो गलत प्रबंधन रहा, जो नीतियां रही, उसका परिणाम यह है कि ये तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। आज की तस्वीरें आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर, कैसे स्विमिंग पूल पर डेरा जमाए हुए वहां लोग, और बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं और कुछ लोग पानी में तैरते मस्ती मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज की सीधी तस्वीरें हैं। कल हमने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें आखिर देर शाम तक आते आते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट घर को आग के हवाले कर दिया था। छत पर राष्ट्रपति भवन के चढ़ गए हैं, जहां जो जगह मिल रही है वहां खड़े होकर। ये आप देखिए, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं। आप देखें महलनुमा ये राष्ट्रपति का राष्ट्रीय माफ कीजिएगा सरकारी आवास है, जहां पर आप ये देखिए किस तरह से छत पर, वो खपरेल की छत है जिसके ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई गुंडे मवाली नहीं है, ये आम जनता है, और ये उनके अंदर आक्रोश है, उनका गुस्सा है, जो सड़कों पर कल हमने देखा, आज हम देख रहे हैं। हाथ में बैनर हैं और ये एकदम यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। और सरकार की जो नीतियां थी, परिवारवाद था, उसके खिलाफ राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुए और जमकर वहां पर उत्पात मचाया। जैसी कल की तस्वीरें थे वैसी आज की तस्वीरें, ऊपर बालकनी से स्विमिंग पूल के अंदर कूदते हुए ये मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सज्जनहार साहब, आपसे जरा एक बार फिर मैं ये समझना चाहूंगा कि ये सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में हुआ है, यानी कई सालों से ये पनप रहा था, और इसकी सीधे सीधे एक वजह जो सरकारें नहीं है उनका गलत प्रबंधन समझा जा सकता है। तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये एक पिछले 100 दिन की बात नहीं है, पिछले 3-4 महीने की बात नहीं है। जब से ये सरकार आई है तब से इसने जो नीतियां अपनाई हैं, उन नीतियों का हमें असर, उन नीतियों का फल हमें अभी देखने को मिल रहा है। परंतु मैं हूं, अगर इससे पहले भी देखिए कुछ हालात हुए, क्योंकि ये जो हम्बन-टोटा पोर्ट की हम बात करते हैं, ये 2017 तक हमारे सामने आ गया था, जो किस प्रकार से डेट ट्रैप में श्रीलंका वहां पर बिल्कुल ही फंस गया है। और जो उसके बाद उसने किया, जो ये 99 ईयर लीज लिया, 15,000 एकड़ का लैंड लिया वगैरह, तो इस सब से आक्रोश तो वहां के जो लोग हैं उनमें यकीनन आ गया था।
उसके बाद अगर आप देखें 2019 में ये वाली राजपक्षे सरकार, इनका चुनाव हुआ, ये आए और फिर प्रधानमंत्री भी आए, वो भी चुने गए। तो उसी 2019 में इस सरकार के आने से पहले हमने ये भी देखा था जो वहां पर ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी। तो कुछ जो कहा जा रहा है, जो कुछ तो जिसे जियोपॉलिटिक्स कहा जाए या कुछ इनकी किस्मत कहा जाए, वो ही थोड़ी खराब थी। शुरुआत वहीं से हो गई अप्रैल 2019 में, जबकि ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई जिसमें कि कितने लोग मारे गए वहां पर, 4 चर्चेस वगैरह पर। और जो एक पर्यटन है, टूरिज्म है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है श्रीलंका के लिए, करीब 10% जीडीपी उनकी वहां से आती है और करीब 3 मिलियन लोग उनके जो हैं वहां पर उससे, टूरिज्म से, पर्यटन से उनको मिलती है, रोजी रोटी मिलती है। तो वो पूरे 2019 में तो जो टूरिज्म था एकदम खत्म हो गया। जब टूरिज्म थोड़ा सा उठने लगा तो 2020 के शुरुआत में हम देखते हैं जो कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हो जाता है। तो देखिए, कुछ तो जो दुनिया में हुआ उससे भी उनको बहुत नुकसान हुआ है श्रीलंका को, परंतु फिर भी जो योगदान रहा है राष्ट्रपति गोटाबक्से का और ये राजपक्षे का और उनके जो भाई हैं प्रधानमंत्री, उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। क्योंकि जो उन्होंने नीतियां अपनाई हैं, जैसे उन्होंने टैक्सेस को कम कर देना वहां पर, तो उनके जो भी ट्रेजरी थी, रेवेन्यू था, वो आना सब एकदम बंद हो गया। जो उन्होंने कहा जो हम फर्टिलाइजर नहीं इंपोर्ट करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर से फार्मिंग नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो उससे जो उनका प्रोडक्शन था, चाहे चाय हो, चाहे चावल हो, राइस हो, ये सब उनका वो एकदम कम हो गया। और चाय से जो उनको निर्यात से उनको जो पैसा आता था वो खत्म हो गया। तो जो नीतियां उन्होंने अपनाई हैं वो बहुत बिल्कुल गलत नीतियां अपनाई, गलत समय पर अपनाई, और उसी का वो मुआवजा अभी भुगत रहे हैं। मुनी सर, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। गोटाबाया कह रहे हैं कि 13 जुलाई को वो इस्तीफा दे देंगे। क्या प्रॉब्लम एंड्स देयर? उनके इस्तीफा देने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा? नहीं, ये देखिए, इस्तीफा की बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों को लेकर। सही बात तो ये है कि प्रेसिडेंट हैज अबंडन्ड द स्टेट। श्रीलंका की स्टेट एक तरह से कोलैप्स हो गई है, कोई स्टेट है ही नहीं वहां पर। अब वो 13 को इस्तीफा इसलिए देंगे कि वो सोच रहे हैं इस बीच में जो इंटरिम अरेंजमेंट होना है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दी जाए, कि जाने वाले राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, जाने वाले राष्ट्रपति ने जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे उसके लिए रास्ता खोला, इसीलिए ये तारीखें बढ़ाई जा रही है। रेनिल की कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग पब्लिक में नहीं है। रेनिल अपने आप में सिर्फ एक सीट पर बैठे थे, उनकी पार्टी टूट गई, जिसमें जो प्रेमदासा के बेटे हैं वहां पर सजित, वो ओपोजिशन को संभाल रहे हैं। तो रेनिल पॉलिटिकली बहुत रेलेवेंट नहीं है। उनको लाया इसलिए गया कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने फाइनेंस में काम किया, इकोनॉमिक्स में काम किया है, लेकिन पिछले 3 महीने से प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर है नहीं वहां पर। वहां की सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है प्रेसिडेंट में। तो रेनिल भी कुछ कर नहीं सके, और इसीलिए रेनिल के ऊपर ये दोष लगा है कि वो राजपक्षे सरकार को या गोटाबाया को बचाने में लगे हुए हैं, या उनके आने से उनको बचाने की सूरत बन रही है। वरना रेनिल के खिलाफ कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है लोगों का, फिर भी एक गोटाबाया के टीम के रूप में उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इसका समाधान तभी निकलेगा जब इंटरिम प्रेसिडेंट बने और इलेक्शंस अनाउंस हो, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो श्रीलंका का मूड अभी है उसमें प्रेजेंट पॉलिटिकल क्लास में उनका कोई फेथ नहीं है, किसी पार्लियामेंटेरियन में नहीं है। और इन ये लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने साफ कहा कि हमें ये राजनीति वाली नहीं चाहिए। और अभी भी मैं समझता हूँ जो जेवीपी है, जो इस मूवमेंट को पीछे से बैक कर रही है और आगे चला रही है, उनका ये मानना है कि बिल्कुल नई श्रीलंका बनाएंगे। हमें पुराना प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए, पुराने करप्ट लोग नहीं चाहिए, पुराने इनएफिशिएंट लोग
नहीं चाहिए। जी तो श्रीलंका में आप एक तरह से क्रांति देख रहे हैं। बिल्कुल आस्थाना सर, जो आज तस्वीरें हम देख रहे हैं वो लगभग कल जैसी ही तस्वीरें हैं। छतों पर बैठे राष्ट्रपति भवन के लोग नजर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल पे कूदते फांदते नजर आ रहे हैं और खूब अंदर वो मस्ती मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सपोर्ट एक तरह से इनको सेना का या कहें पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी अभी फिलहाल वहां पर कंट्रोल कर रहा है इस पूरी सिचुएशन को, यहां ये आपको लगता है कि कोई लीड कर रहा है इस पूरे आंदोलन को, ये जो विद्रोह हो रहा है उसको, या फिर ये जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है? नहीं, देखिए अभी तो ये एनआरकी की हालत है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि जो श्रीलंका के हालात हैं उससे सभी परेशान हैं और उसमें मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी इससे अछूते हैं। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की है। ऐसी कोई वायलेंस की बातचीत भी सामने नहीं आई और ऐसा ही कोई रेजिस्टेंस भी सामने नहीं आया और ऐसा भी नहीं नज़र आया कि कोई बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो श्रीलंका पूरा ही नाराज है और श्रीलंका की जनता, जिसमें लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी नाराज हैं। हालांकि उनकी अपनी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की और वो मेरे विचार से कुछ हद तक उन्हें संभालनी भी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही एनार्की का ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक संकट है, इस राजनीतिक संकट का, जैसे कि बाकी मेरे पैनलिस्ट ने भी बताया है, कि अभी समाधान निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पुरानी जितने भी लीडर्स हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो भी नई एक तरीके से लीडरशिप सामने आएगी, चाहे वो यूनिटी गवर्नमेंट के तौर पे आए, चाहे वो किसी नए लीडर के तौर पे आए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ क्रिकेटर्स बाहर इकट्ठे हैं और लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं, या कुछ इसी किस्म की कोई कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी शायद सामने आए, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको आपके चैनल से जरूर बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसने भी चीन के साथ दोस्ती करी उसका यही हाल हुआ, क्योंकि अब आप देखिए श्रीलंका ने जब सब जगह से हाथ पांव मांगे, सिवाय भारत के किसी ने मदद नहीं की। चीन मदद इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लोन दिया हुआ है। वेस्ट इसलिए मदद नहीं करेगा क्योंकि वो देख रही थी कि जो इसकी श्रीलंका की लीडरशिप है वो चीन के साथ गुफ्तगू करके बैठी है, इसलिए ना IMF वालों ने इतनी आसानी से उनको लोन दिया, ना वर्ल्ड बैंक ने, और बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं वेस्ट की, वो भी उतनी मदद करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर नहीं है। तो इस हालत में ये जो सिचुएशन है, ये मेरे विचार से जितने भी कमजोर देश हैं जो आर्थिक तौर पे लोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे कई देश हैं जी। तो इसलिए ये संकेत जो है ये बहुत बड़ा संकेत है सभी के लिए। बिल्कुल। शीलकांत सर, आप जरा ये बताइए कि जो विपक्ष है उसकी आखिर में योजना है क्या, और दूसरा, क्या ये स्थिति भी बन सकती है, गोटाबाया अभी कह तो रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे, हालांकि ये बात स्पीकर की तरफ से आई है, वो मुकर भी सकते हैं इस्तीफा देने से, तो फिर किस तरह की स्थिति बनेगी? नहीं, देखिए, गोटाबाया जो है 3 महीने से इनको पहले ही चले जाना था, ये बात बहुत स्पष्ट थी शुरू से ही, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने चले, अभी तक चल रहे हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो रानिल हैं वो उनको इनके प्रोटेक्टर के रूप में बुलाया गया, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, इसलिए उनकी छवि बिल्कुल धूमिल हो गई और उनके घर में आग लगनी पड़ी। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वहां जनता का विश्वास किसी तरह से प्राप्त किया जाए, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो फांसीवाद है, जो फैसिज्म है, उसका असर है। ये चारों भाइयों के बीच में, और उन्होंने तामिल को मारा था, उसके बाद जनता पॉपुलर हो गए, तो एक पॉपुलिस्ट फैसिस्ट गवर्नमेंट थी जिसमें कि अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। जो सरकारी काम करने वाले थे, जो फौज के लोग थे, जो पुलिस थे, उनके अंदर आग थी, लेकिन कुछ कहते नहीं थे, लोगों ने दबा के रखा था। और जो राजनीतिक सिस्टम था वो कोलैप्स था, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग थे वो बहुत कम थे, इन्होंने सबको मैनिपुलेट करके रखा था। तो अब इस स्थिति में अब उस पार्लियामेंट से कोई उभर के आए, ये इसकी संभावना थोड़ी दिख नहीं रही है। और वो जेवीपी की बात मुनि जी ने की, और वो वाकई उस तरह के अगर वो लोग कुछ करें तो बात दूसरी है, लेकिन ये क्रांति की स्थिति है, इसमें कोई लीडरशिप बहुत जरूरी है जिसका विश्वास, जिसमें लोगों का विश्वास हो। दूसरा, जो भी आए वो बिल्कुल ये विलासिता, ये जो महल पे हमला हो रहा है, ये लोगों के अंदर आक्रोश फांसीवाद के खिलाफ है, उनकी तानाशाही के खिलाफ है, और उनकी विलासिता के खिलाफ है। ये जो
स्विमिंग पूल है और जो दिखा रहे हैं अच्छा श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका दुनिया को कोई खतरा नहीं दे रहा है। वो तमिल प्रॉब्लम था, वो उनका सॉल्व हो गया है। तो श्रीलंका से दुनिया को खतरा नहीं है, जैसे पाकिस्तान से दुनिया को खतरा है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तालिबान है। वहां जब हालात खराब होती है सब लोग आगे भागे आते हैं। श्रीलंका में ऐसा खतरा नहीं है, इसलिए बाहर वाले लोगों को उतनी परवाह नहीं। जो मदद कर रहे हैं श्रीलंका को बाहर के अमीर राष्ट्र, वो कुछ 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन इस तरह की मदद कर रहे हैं, जबकि उनको मदद चाहिए बड़ी संख्या में जो भारत कर रहा है जी। और जो चीन है उसके बारे में तो कहना मतलब इस समय लेट्स सेट द बेटर। ठीक है सर, चीन और भारत इस पूरी स्थिति को किस तरह से देख रहा है उस बारे में मैं अशोक सज्जनार साहब आपसे बात करूंगा, लेकिन जरा पहले आप ये समझाइए कि हम कल से देख रहे हैं वो उत्पात मचाते हुए लोग जरूर नजर आए राष्ट्रपति भवन में। शाम होते होते जरूर प्राइम मिनिस्टर के निजी आवास को उन्होंने आग के हवाले किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी संयम बढ़ता है वहां की जनता ने, पूरे आवाम ने। श्रीलंका की कोलंबो में हमने देखा सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से, और आज एक तरह का मैसेज देने की भी कोशिश है। सर हम एक तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं लगातार, वो बौद्ध भिक्षु जो है वो सड़क पर वहां पर आराम से चलते हुए जा रहे हैं, एक तरह से प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन वो शांति का संदेश देने के लिए भी जाने जाते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें जो अभी तक खाली करो कि जनता आती है, ये वाली बात बहुत जी श्रीकांत जी मैं आता हूं आपके पास, जरा मैं सज्जनहार साहब के पास था। सज्जनहार साहब बोलिए। जी जी तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं जब आपने कहा जो अभी तक बिल्कुल ही शांतिपूर्ण वहां पर जो ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रहे हैं और पिछले 100 दिन से चल रहा है, 3-4 महीने से चल रहा है, और बिल्कुल कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं हुई, ऐसी वारदात नहीं हुई, घटना नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, आग कहीं नहीं जलाई गई, लगाई गई वगैरह वगैरह। खाली एक बारी हादसा हुआ था जबकि महिंदा राजपक्से के उनके अपने जो सपोर्टर्स थे उन्होंने हमला कर दिया था। ये जो प्रोटेस्टर्स डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, तो एक थोड़े समय के लिए वहां पर जो कुछ हिंसा की वारदात खबरें आई थी, परंतु उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें मेरे विचार से जो राजपक्से परिवार के विरुद्ध इतना ज्यादा सभी जनता आ गई है और इतना ज्यादा आक्रोश हुआ है, वो पंकज जी मेरे ख्याल से इसलिए भी हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण रहा है क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में ही जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था, इस प्रोटेस्ट को, डेमोन्स्ट्रेशंस को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि हालात पूरे देश में बहुत ही खराब हो गए थे। तो मुझे ये जो कल शाम को हुआ है, रानिल विक्रमसिंघे का उनका जो निजी घर पर, आवास पर उनको जलाया गया है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका योगदान, रानिल विक्रमसिंघे का योगदान श्रीलंका को इस हालत में लाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी 2 महीने पहले आए हैं वहां पर प्रधानमंत्री और बहुत प्रयास कर रहे थे जो कैसे जो हालात हैं उनको सुधारा जाए, कैसे वो IMF से बात कर रहे थे, वो और WFP से बात कर रहे थे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से, जो कैसे वहां पर आया जाए। भारत से उन्होंने बहुत बिल्कुल मिलकर वहां से जो भी सहायता मिल सकती है वो सहायता ली उन्होंने। तो वो तो वहां पर और बिल्कुल ठीक तरीके से बता रहे थे पूरे देश को जो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे जो हालात हैं वो इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। तो ये पूरे देश को उन्होंने बताया था, परंतु फिर भी यही लगता है जो वहां की जो जनता है उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास खो दिया बिल्कुल है। और बहुत सारी नई तस्वीरें आ रही हैं सर, जरा वो हम अपने दर्शकों को बता दें। एक और नया वीडियो आया है श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर का, ये नया वीडियो है। इसमें राष्ट्रपति भवन में मौजूद एक सीक्रेट टनल का ये वीडियो है। इस खुफिया टनल का रास्ता अलमारी से होकर जाता है। राष्ट्रपति भवन में टनल के आगे एक बड़ी लिफ्ट है। इस सीक्रेट लिफ्ट का खुलासा तब हुआ जब भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया। पूरे राष्ट्रपति भवन का मुआयना करती भीड़ इस खुफिया टनल तक जा पहुंची। राष्ट्रपति भवन के एक रूम की अलमारी खोलने पर सीक्रेट टनल का रास्ता दिखा और यह रास्ता एक लिफ्ट तक लेकर जाता है। ये आप देखिए, अलमारी का दरवाजा खुलते ही इस टनल का खुलासा हुआ जो सीधा लिफ्ट तक लेकर जाता है। और ये गुप्त सुरंग है, आप देखिए। और ये एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो अलमारी के रास्ते से होता हुआ ये गुप्त टनल है, गुप्त सुरंग है जो कि एक लिफ्ट तक पहुंचती है। आपने देखा एक पल्ला हटाया अलमारी का तो वो अंदर एक टनल थी। आप देखिए किस तरह से ये सीक्रेट तरीके से ये टनल सामने आई है। अस्थाना सर, अभी एक नया वीडियो आया है, यानी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी राष्ट्रपति का घर है, यानी यहां से बाहर एग्जिट का भी एक तरह से रास्ता साफ नजर आ रहा है। इस टनल के जरिए नया वीडियो आया है। देखिए काफी समय से राजापक्से
ब्रदर्स जो हैं, ये इन लोगों को ये तो नजर आ रहा था कि खतरा हमारे ऊपर है, और मेरे विचार से जब इस भवन का निर्माण किया गया होगा तब ये भी बातचीत ध्यान में रखी गई होगी, क्योंकि राजापक्से काफी हार्ड टास्क मास्टर माने जाते थे। इन्होंने एलटीटी के खिलाफ काफी एक्शन लिए थे, और इनको अच्छी मेजॉरिटी से इलेक्शन में ये जीते, तो जीते वो इसलिए नहीं थे कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जीते इसलिए थे कि शायद ये जो हमला हुआ था चर्च में, उस स्थिति से ये शायद बेहतर बाहर निकाल पाए। लेकिन उस समय किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जो ये जीते हैं इसके साथ साथ वो 20 मिनिस्टर जो हैं अपने पूरे घर के ले जाएंगे, और पूरे परिवार जो है वो कुंडली मार के पूरी श्रीलंका की पॉलिसीज के और हर चीज के ऊपर बैठ जाएगा। तो ये मेरे विचार से उससे बहुत बड़ा आक्रोश हो गया है। और ये भी है कि उसी के साथ ये जितना भी राजनीतिक सिस्टम है, क्योंकि उस सिस्टम ने ये लीडरशिप की है, और उस सिस्टम से अगर ये लीडरशिप उभर के आई है, इसलिए पूरी जनता ने जो है वो इस सिस्टम के ऊपर विश्वास खो दिया है। अब जैसा मुझे नजर आता है, अगर आगे की तरफ देखें तो जाहिर है कि इमीडिएटली कोई ना कोई लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो मेरे विचार से एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि कुछ तमिल और सिंघाला सभी शामिल होने चाहिए, तभी मेरे विचार से कुछ हद तक एक सेम्बलेंस आएगी कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल है। मुनी सर भाग गया है गोटबाया राजपक्षे, लेकिन अभी किसी शिप में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, इस तरह की भी खबरें हैं। तो क्या बाजी पूरी तरह से हार चुके हैं, या अभी भी कुछ कैलकुलेशन चल रहा होगा उनके दिमाग में? नहीं, कोई कैलकुलेशन उनका नहीं है। उनकी एक्सेप्टेंस श्रीलंका में 0 है। कोई सूरत में वो वापस अभी नहीं आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा था कि जो आप तस्वीर दिखा रहे थे राष्ट्रपति भवन की, उसमें एक और तस्वीर है जिसमें लोगों को नकद मिला है वहां पर। बिल्कुल लाखों लाखों रुपए का नकद मिला है, और उसकी भी जांच हो रही है कि वो पैसा कहाँ से आया है। तीसरी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो आपने कहा कि ठीक कहा कि रेनिल के खिलाफ लोगों में कोई शिकायत वाकई में नहीं है, एक्सेप्ट ये कि उन्होंने गोटाबाया को बचाने में आगे आ गए और वो उसमें जुड़ गए। लेकिन एक बात मत भूलिए, जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उसमें ऐसे तबके हैं जो भारत विरोधी है, और रेनिल विक्रमसिंघे की जो पॉलिटिकल इमेज है श्रीलंका में, वो ये है कि वो भारत समर्थित है और वेस्ट समर्थित है। तो इसीलिए इतने बड़े आंदोलन में कुछ मिसचीफ मॉन्गर्स का घुस जाना और एक सेक्शन को डोमिनेट कर लेना असंभव नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं इसी हालत में उनके घर को जलाया गया और उनके ऊपर भी ये आरोप लगाए गए कि आप इस्तीफा देके जाएं। पहले संभावना ये थी कि रेनिल इंटरिम प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ किसी को कोई शिकायत इस व्यवस्था को बिगाड़ने की नहीं थी। जी सज्जनहार साहब, कहीं आपको यह भी लगता है इलेक्शन की घोषणा की संभावना आपको नजर आती है? हालांकि पैसा तो है नहीं, तो ऐसे में वो संभावना बेहद कम है, या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं जो जैसे हमारे पहले पैनलिस्ट ने बताया है पंकज जी, जो ये असल में है एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक आर्थिक क्राइसिस, और वो मेटामॉर्फोज हो गया है पॉलिटिकल क्राइसिस में, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है उसने इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने में बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंस दिखाई है। बिल्कुल भी वो असफल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने में। तो ये मैं शुरू से बोल रहा हूं, जो वो कहते हैं जो हमको प्रधानमंत्री बदलना है, राष्ट्रपति बदलना है, देखिए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको डील करना है इकोनॉमिकली। अगर आप लोगों के सामने रोटी रख देंगे, उनको दवाइयां रख देंगे, उनके पास डीजल रख देंगे, उनके पास तेल होगा, उनके पास घर में बिजली आएगी, तो तब ये जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं ये काफी हद तक अपने आप सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ये सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमने बात की है, जो विश्वसनीयता बिल्कुल भी नहीं है, जो करंट पॉलिटिकल क्लास है उसमें विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए वो जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है जो इन सबको जाना पड़ेगा। ये सब जा रहे हैं, ये राजपक्षे परिवार, रानिल विक्रमसिंघे जी, मैं मानता हूं जो उनका कोई योगदान नहीं है, परंतु उनको भी वो जाना पड़ेगा।
और एक बिल्कुल नई स्लेट लाएंगे वो, जो कि सभी सर्वदलीय सरकार होगी। तो बिल्कुल। अगर उसकी थोड़ी बहुत शीलकांत सर, जो बात सज्जनहार सर कर रहे हैं मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं। आपसे भी जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, ऑल पार्टी की सरकार की जो बात हो रही है, यानी साजिद प्रेमदासा जो लीड कर रहे हैं, एक तरह से विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम क्रिकेटर्स, हम सनत जयसूर्या, संगाकारा को देख रहे हैं, तो ये जब तक राजनीतिक संकट दूर नहीं होगा तब तक IMF अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा, जो तमाम वित्तीय संस्थान है वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला तो काम ये होना चाहिए कि राजनीतिक संकट जो इस वक्त श्रीलंका को घेरे हुए वो दूर करना होगा। नहीं, देखिए, साथ साथ करना पड़ेगा इनको। जो भी ऐसी स्थिति आती है उसमें बैक चैनल बात करके, या जो भी लोग इनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भी लाया जा रहा है, उनको IMF से बात भी करके ये कहना चाहिए कि कम से कम उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है कि जैसी वो पदभार संभालें वैसी IMF की तरफ से लोन का अनाउंसमेंट हो, तो लोगों में एकदम से विश्वास जगेगा कि हाँ, ये जो नए आए हैं ये किसी तरह का लोन लेके आए हैं। क्योंकि अगर वो आके फिर जो लंबा काम करेंगे कि हम उनसे बात कर रहे हैं, तो लोगों का जो धैर्य है उसका तो टूट चुका है। तो अगर श्रीलंका की स्थिति को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है तो ये कुछ कदम इकट्ठे लेने पड़ेंगे उनको, और उसमें जो भी शक्तियां उनको मदद करना चाहती हैं उनको शायद इसको थोड़ा सा उनका रोल होगा कि वो IMF को इस काम के लिए तैयार करें कि भाई देखिए, जो भी नया बनेगा उनको आप अनाउंस तो कीजिए कि उनको लोन दिया जाएगा। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर वो भी उनके ऊपर ही वही सब काले लगेगी जो पुरानी सरकार में लगी है। तो ये राजनीतिक और जो आर्थिक संकट है, दोनों के बीच में एक थोड़ा सा तालमेल जरूरी है इस समय। और जो तीसरी बात जरूरी है वो ये है कि जो बहुत ज्यादा आवश्यक चीजें हैं उनका वहां पे पहुंचना जरूरी है, तो वो भी उनको मुहैया कराई जाए, जिससे कि लोगों के अंदर विश्वास जगे कि नहीं, आ रहा है कुछ। ये 3 महीनों में ऐसा हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि हालत बद से बदतर होती रही जी। पर आज जो है वो हालत ऐसी खराब है कि इसमें अगर ये सब नहीं किया गया तो जो नई सरकार आएगी, जो नए लोग आएंगे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आस्थाना सर, जरा आप बताइए कि हम देख रहे हैं अभी बौद्ध भिक्षुओं को हमने देखा, जनता, पॉलिटिकल लोगों को तो छोड़ दिया जाए, उनको तो चलिए विपक्ष का एक लीडर है जो लीड कर रहा होगा, लेकिन आम जनता, सेना, पुलिस, ये तमाम लोग, इनको कौन लीड कर रहा है? ये जो स्थिति बनी हुई है उस हालात को देखते हुए। देखिए, जहां तक अभी जो सीन आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर है जो एक मेरे विचार से एक निराशाजनक तस्वीर है कि लोग निराश हो गए हैं और वो एक किस्म का एक्शन कर रहे हैं, और जो इमारत थी वो एक एक्सप्लॉयटेशन का एक चिन्ह मान के उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, जैसा कि नजर आ रहा है। क्योंकि जो चीज अंदर है, जितने साजो सामान अंदर हैं और बाहर जहां जो स्टारवेशन चल रहा है और पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये एक इतना बड़ा भयानक तालमेल है कि इसलिए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी हाथ खींच लिया है, क्योंकि इन लोगों ने, जितनों ने भी अभी कुछ तक किया, जो कुछ भी कार्रवाई की है, उसमें वायलेंस ऐसी नहीं है, सिवाय एक घर के आग लगने के मुझे नहीं लगता कि कोई वायलेंस हुई है। तो ऐसा नहीं, इसलिए कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जाहिर है कि जैसे आप बोल रहे हैं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड मूव है, और जाहिर है कि ये इतना बड़ा जो आंदोलन है, ये बिना लीडर के और बिना उसके नहीं चल सकता। जाहिर है कि ये संगठित आंदोलन है। सज्जनहार साहब, आखिरी सवाल जरा आपसे मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि समय की कमी है। हमने भूटान में इंटरफेरेंस देखा चीन का, हमने नेपाल में देखा, हम पाकिस्तान में तो देख ही रहे हैं, और अब श्रीलंका में भी हमने देखा। भारत चूंकि पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका हमारा, भारत इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो जो इस वक्त श्रीलंका में हालात बने हैं, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, किस तरह से देख रहा है, और क्या स्ट्रेटेजी भारत की रह रही होगी इसको? देखिए, स्ट्रेटेजी तो है, हम बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं श्रीलंका में। पिछले अगर देखा जाए 4-5 महीने में हमने $3.5 बिलियन का वहां पर उनको सहायता दी है, और मेरे ख्याल से भारत ही एक ऐसा देश है जो कि सामने आया है बिना किसी अपने उस फायदे के लिए। हमने कहा है जो श्रीलंका के जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए, चाहे हमने 2 लाख मीट्रिक टन डीजल दिया हो, या अन्न भेजा हो, या दवाइयां भेजी हो, या
और किसी प्रकार की हमने वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता की हो, जी। तो भारत तो आगे भी सहायता करता आएगा, यही आज विदेश मंत्री ने भी बिल्कुल। कहा है। बिल्कुल। परंतु औरों के साथ मिलकर भी, जापान, अमेरिका वगैरह और देशों के साथ मिलकर भी, क्योंकि ये श्रीलंका इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां से सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जाती हैं, बिल्कुल। और इसीलिए यहां की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत देशों को, क्वाड के देशों को तो साथ में मिलकर आकर उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। चलिए, श्रीकांत शर्मा जी, अशोक सज्जनार साहब, एसडी मुनी साहब और मेजर जनरल एसबी अस्थाना, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत आप लोगों के अनुभव से जानने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।